नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी मदरसा एक्ट के बारे में, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर उसे रद्द कर दिया था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को कानूनी घोषित किया और पहले से चल रही मदरसों में पढ़ाई को संवैधानिक घोषित किया। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है भारत में मदरसों का इतिहास और कैसे यह धीरे धीरे करके भारत में विकसित हुआ, आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मूल रूप से यह हिब्रू भाषा से अरबी में आया, जिसे हिब्रू में मदरसा कहा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहला मदरसा 1191 से 1192 ईस्वी में अजमेर में खोला गया था। उस समय भारत पर मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को 13वीं शताब्दी में भारत में मदरसों की शुरुआत बताता है और उदाहरण के लिए ग्वालियर का मदरसा पेश करता है। इसके बाद लगातार मदरसों की संख्या भारत में बढ़ती चली गई और अकबर के शासनकाल में मदरसों में इस्लामी शिक्षा के अलावा भी अन्य शिक्षा देने की शुरुआत हुई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत में मदरसे खुले। वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में कोलकाता में अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा खोला था। पुराने समय में मदरसा इस्लामिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस दौर के मदरसे की यह खासियत थी कि ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के थे और यहाँ गैर मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी शिक्षा के लिए आते थे। 19वीं सदी के अंत तक मदरसों की धर्मनिरपेक्षता बरकरार रही थी। स्वतंत्रता पूर्व काल में मदरसों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसों में ही प्राप्त की थी। ब्रिटिश शासनकाल में 1844 का वह समय जब मदरसों में बदलाव आना शुरू हुआ। मदरसे से पास हुए छात्रों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे मुस्लिम समुदाय में बड़े गुस्से का माहौल बना, क्योंकि उस दौर में अचानक अंग्रेजी को स्वीकार कर लेना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने मुसलमानों की पारंपरिक शिक्षा की रीढ़ तोड़कर रख दी और शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक और गैर धार्मिक श्रेणी में बांट दिया। बात करें मदरसों में शिक्षा व्यवस्था की, तो प्रारंभ मदरसा व्यवस्था आम लोगों के दान से चलती थी और इसमें सभी छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। समय बदलने के साथ ही कुछ मदरसे तो जैसे कि तैसे बने रहे, लेकिन कुछ मदरसों ने सरकार के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया। मदरसा बोर्ड 10वीं पास को मौलवी, 12वीं पास को कामिल, ग्रेजुएशन को आलिम और पोस्ट ग्रेजुएशन को फाजिल नाम से डिग्रियां देता है। बेशक इस्लामिक शिक्षा के प्रसार में मध्यकाल से मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनसे मिलकर अनेक प्रतिष्ठित मौलवी, इमाम, इस्लाम के व्याख्याकार व सिद्धांतकार हुए, लेकिन मूलतः मदरसों ने अपने आप को दीनी तालीम तक ही सीमित रखा। यह समय की नब्ज को पकड़ने में असफल रहा। इसने आधुनिक तर्क, विज्ञान, कला आदि से अपने को परे ही रखा, जिसका परिणाम शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ेपन और धार्मिक कट्टरता के रूप में भी सामने आया। इस तरह की एक तरफा शिक्षा ने इस्लाम को एक वैश्विक राजनीतिक दर्शन तो विकसित कर लिया, लेकिन सार्वभौमिक सह अस्तित्व के मूल तिरस्कृत हो गए। बात करें भारत के सबसे मशहूर मदरसा दारुल उलूम के बारे में, तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद का संबंध वहाबी संप्रदाय से है। वहाबी संप्रदाय की शुरुआत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने की थी। इसका लक्ष्य इस्लाम में व्याप्त गलत रीति रिवाज को समाप्त करने और इस्लाम को मूल रूप में पेश करना था। भारत में वहाबी विचारधारा की शुरुआत शाह वजीउल्लाह देहलवी ने की। शाह वजीउल्लाह का लक्ष्य भारत को दारुल उल हर्ब, जहां गैर मुस्लिम हुकूमत हो, से बदलकर दारुल इस्लाम अर्थात इस्लाम के किले में परिवर्तित करना था। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इस मदरसे को स्थापित करने के पीछे क्या वजह थी। बात करें सबसे कट्टर इस्लामी संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के बारे में, तो इसकी स्थापना 1919 में दिल्ली में आयोजित खिलाफत कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद हसन ने की। देश के विभाजन के बाद जमीयत उलेमा में विभाजन हुआ और एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान चला गया। वहां पर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने जमीयत उलेमा इस्लाम नामक नया संगठन स्थापित किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संगठन से जुड़े हुए 4 मुख्य आतंकवादी संगठन हैं, जिनमें लश्कर-ए-जंगवी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह-ए-सहाबा और अफगान तालिबान शामिल हैं।
गत कुछ वर्षों में देश भर में अनेक ऐसे आतंकवादी पकड़े गए हैं जो देवबंद, जमीयत उलेमा या किसी अन्य मदरसा चलाने वाली संस्था से जुड़े हुए थे। अफगानिस्तान के तालिबान तो पाकिस्तान के मदरसों में ही तैयार किए गए थे। आज भी दुनिया भर में आतंक फैलाने में मदरसों से निकले कट्टरपंथियों की प्रमुख भूमिका रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा इस्लामिक कट्टरपंथी की ओर तो नहीं है। बात करें मदरसा एक्ट की तो यह उत्तर प्रदेश का एक कानून है जिसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है। इसी एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बनाया गया है। यही बोर्ड यूपी के मदरसों को मान्यता देता है, उनसे जुड़े नियम कायदे भी बनाता है। यह एक्ट 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आई थी। तब मुलायम सिंह यूपी के सीएम थे। इससे मदरसों को अनुदान देने का रास्ता साफ हो गया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसों को मान्यता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मदरसा एक्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा याचिकाएं मुसलमानों ने की। दरअसल पहली बार दारुल उलूम वासिया नाम के मदरसे के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस एक्ट को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 2014 में लखनऊ के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज और 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं और साल 2023 में अंशुमान सिंह राठौड़ ने भी याचिका दायर की। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से कहा गया था मदरसा एक्ट संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध और आर्टिकल 21A 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मदरसा एक्ट 14 साल तक के बच्चों को हायर एजुकेशन देने के काबिल नहीं है। अब आइए जानते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 5 नवंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। कोर्ट ने इस पर कहा कि किसी कानून को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। यह हाईकोर्ट की गलती है। अगर कोई कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो बताना होगा कि वह कानून संविधान में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े किस किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। CJI ने एक मुहावरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक्ट को खारिज करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है। इसका मतलब है कि कुछ बुरी अनचाही चीजों को हटाते समय आपको अच्छी चीजें भी नहीं हटा देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा मदरसे धार्मिक शिक्षा तो देते हैं लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा कि किसी कानून को 3 आधार पर खारिज किया जा सकता है। वह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, वह संविधान के हिस्से में दिए गए किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। कानून बनाने वाली संस्था जैसे लोकसभा या विधानसभा के पास वैसे कानून बनाने का अधिकार न होने पर, यानी कानूनी भाषा में अल्ट्रा वायर्स होने पर ही एक्ट को रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी मदरसों की पूरी हिस्ट्री। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।